हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेटा स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट एंड गुरमे की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आईपीएल के बारे में यही कहा जाता है दैट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और ऐसा ही कुछ हुआ बीती शाम जब गुजरात टाइटंस का आमना सामना हो रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, तो पूरी तरह से फेवरेट थी इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की टीम यानी गुजरात टाइटंस। लेकिन जो नतीजा हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। गुजरात टाइटंस को उसी के घरेलू मैदान पर अहमदाबाद में हरा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, वो भी 33 रनों से। इस सीजन में दूसरी बार है ये मौका जब लखनऊ ने गुजरात को शिकस्त दी है, यानी गुजरात जो लगातार टॉप फॉर्म में रही है उसे 2 बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया है, जो उसके मुकाबले बहुत कमजोर इस सीजन में नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट खोकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 235 रन बना लिए थे, यानी टारगेट था 236 रन का। तो 236 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन ही बना सकी। शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा गुजरात की तरफ से 57 रन, रदरफोर्ड ने 38 और कप्तान शुभमन गिल ने 35 रन जोड़े। लेकिन जो सबसे ज्यादा निगाहें रही वो रही मिचेल मार्श के 64 गेंदों पर सेंचुरी की, जिसमें 8 छक्के भी शामिल थे। निकोलस पूरन ने भी 27 गेंदों पर 56 रनों का योगदान दिया और इसीलिए टीम इतने बड़े स्कोर के आगे पहुंची और गुजरात टाइटंस को ऐसे क्रूशियल मौके पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन जो टॉप 2 की जंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और अब आरसीबी और पंजाब के पास ये मौका है कि वो अब टॉप 2 या नंबर 1 के लिए जो है वो लड़ाई लड़े। और आज आरसीबी के पास ही ये मौका है, क्योंकि आरसीबी का आज मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। लेकिन मैदान उसका अपना नहीं होगा क्योंकि वहां मौसम खराब है। वैसे चेन्नई स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे लखनऊ में यानी इकाना स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आज होने वाला है 65वां मुकाबला आईपीएल सीजन 18 का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये मुकाबले की अगर हम बात करें तो एसआरएच की टीम अब भी आरसीबी का खेल बिगाड़ सकती है। हैदराबाद पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन किसी का काम तो वो बिगाड़ कर ही जाएगी। और काम क्या बिगाड़ सकती है? टॉप 2 पोजीशन पर बरकरार अगर आरसीबी को रहना है तो ये मैच जीतना है, वरना अगर हैदराबाद ने हरा दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। और हैदराबाद ऐसे कारनामे करने के लिए माहिर मानी जाती है। पिछले मुकाबले में भी उसने सरप्राइज तरीके से हरा दिया था। अब देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। तो हेड टू हेड की बात करते हैं तो 25 बार आमना सामना हुआ है दोनों ही टीमों के बीच। 11 बार आरसीबी जीती है, 13 बार हैदराबाद जीता है और 1 बार बेनतीजा मैच खत्म हो गया है। लेकिन आज क्या होगा इसके लिए हमें हर डिपार्टमेंट का एक कंपैरिजन करना होगा दोनों ही टीमों के बीच, और क्या हैदराबाद किसी तरह से सरप्राइज कर सकती है जैसा लखनऊ ने गुजरात को किया है इस क्रूशियल मौके पर। क्योंकि अपना तो काम इनका खराब हो चुका है, लेकिन जाते जाते दूसरों का काम खराब कर सकते हैं। क्या हैदराबाद उसके लिए तैयार नजर आती है? बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस भी। सबसे पहले अनिल जी, क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं और किसी भी टीम को अगर जीतना है तो उसका बॉलिंग और बल्लेबाजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब जरा बॉलिंग से शुरुआत करते हैं। बॉलिंग इकोनॉमी रेट की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करते हैं, तो आरसीबी का बॉलिंग जो इकोनॉमी रेट है वो है 8.99, जो कि 4th बेस्ट है, यानी चौथे नंबर पर है इस हिसाब से वो। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो 10.04 9वें नंबर पर, यानी इकोनॉमी रेट जो है वो काफी खराब है हैदराबाद का दूसरों को रन लुटाने के मामले में। अगर नेट रन रेट की बात करते हैं ओवरऑल तो आरसीबी का है चौथा बेस्ट 0.46 और माइनस में 0.31, तीसरा सबसे खराब है हैदराबाद का। अब ऐसे में अनिल जी सवाल यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी इस सीजन में काफी संतुलित हमें नजर आई है, चाहे वो पावर प्ले की बात हो, डेथ ओवर्स की बात हो, सभी फेज में अच्छा कंट्रोल गेंदबाजों ने दिखाया है। हैदराबाद की बॉलिंग कुछ खास नहीं चली है। क्या ये बैलेंस आज के मुकाबले में आरसीबी को एज देता है? आरसीबी का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए उनको थोड़ा एज रहने वाला है एसआरएच के ऊपर, क्योंकि भूवी बॉल डाल रहे हैं बढ़िया। हेजलवुड तो जब जितना बोला जाए कम है। दयाल ने भी अच्छी बॉलिंग की है। कुणाल ने मैच जिता के दिया आपको बीच में एक बॉलिंग से ही। तो एज है आरसीबी का एसआरएच के ऊपर, क्योंकि इनकी बॉलिंग डेथ में भी और शुरू में भी मोर बैलेंस देन एसआरएच, ये तो साफ साफ दिखता है। अच्छा ताऊ, हमने गेंदबाजी की तो बात की है, लेकिन जरा दोनों तरह की गेंदबाजी के सामने क्या परफॉर्मेंस है ये भी देख लेते हैं। अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करते हैं तो हेनरी क्लासन
हैदराबाद की तरफ से 325 रन उन्होंने बनाए हैं, 155 का उनका स्ट्राइक रेट है। डेथ ओवर्स में 224 का स्ट्राइक रेट उनका है। लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ जो उनका स्ट्राइक रेट है वो है 275 का। ईशान किशन के स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करते हैं तो फुल स्ट्राइक रेट वो उनका एवरेज जो है 144 प्लस का है। डेथ ओवर्स में 233, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के खिलाफ 167 और राइट आर्म स्पिन के खिलाफ सिर्फ 57। अब ऐसे में सवाल यह है कि हैदराबाद की टीम स्पिन से थोड़ा सा परेशान नजर आती है। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें, उनकी इकोनॉमी स्पिनर्स के खिलाफ इस सीजन की दूसरी सबसे खराब इकोनॉमी है। तो क्या आरसीबी मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स से हमला कराकर हैदराबाद पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है? आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी हो सकती है? नहीं, जाहिर सी बात है, जिस तरह की गेंदबाजी उनकी रही है स्पिनर्स की, तो इकोनॉमी थोड़ा ख़राब ही होगा, क्योंकि उनका स्ट्रेस फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा रहा है। पैट कमिंस का ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, तो माइंडसेट भी शिफ्ट होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि फास्ट बॉलर्स को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है ऑक्शन में। अगर आप फास्ट बॉलिंग देखेंगे, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, जयदेव उनाडकर, हर्षल पटेल, स्पिनर्स के कहाँ नाम है? स्पिनर्स जो होना चाहिए आपका, एक जहीर अंसारी है, पहला सीजन खेल रहा है, लेग स्पिनर है, साथ साथ यार रुकी प्लेयर है, और रुकी प्लेयर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा ही संभाल ले स्पिन डिपार्टमेंट। और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी रहा है ये सीज़न, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है, तो मुझे लगता है अगले साल भी अगर रिलीज़ करें तो बाकी टीम्स भी इंटरेस्ट दिखाएंगी जहीर अंसारी में। बट अगेन गोइंग बैक कि यार जहीर अंसारी एक यंगस्टर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर देना तो मतलब सही बात नहीं है। तो स्पिनर्स में कहीं ना कहीं लैक कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद, एंड वन ऑफ द रीजंस कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद का फेलियर कि आपके पास एक अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट नहीं, तो वही आरसीबी ट्राई करेगी। मिडिल ओवर्स अच्छा है, क्योंकि मिडिल ओवर्स बहुत क्रूशियल है जहाँ पर रन्स कम होते हैं, क्योंकि कोशिश रहती है कि थोड़ा पेस स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट मिलता है पावर प्ले में, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहते हैं बैटर्स को स्कोर करने के। यहाँ पर चांसेस है कि आप वही उसको स्टार्ट को अच्छे कैपिटलाइज कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में, और बड़ा टोटल लेके जा सकते हैं। तो दिस इज द टाइम फॉर आरसीबी टू अटैक स्पिनर्स। एक बार जरा टीम का जो परफॉर्मेंस है वही बता देते हैं। आरसीबी ने इस सीजन में 12 मुकाबले खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं। एक पिछला मुकाबला था वो वॉश आउट हो गया था। उसका जो रन रेट है, नेट रन रेट, वो है 0.482 और फिलहाल वो पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है गुजरात के बाद। हैदराबाद ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, 4 जीते हैं, 7 हारे हैं, 1 वॉश आउट हो गया है। नेट रन रेट है 1. ये माइनस में है 1.05 और हालत क्या है, बाहर हो चुकी है ऑलरेडी वो टूर्नामेंट से। अब जरा परफॉर्मेंस वाइज अगर हम प्लेयर्स के हिसाब से बात करते हैं तो जो धाकड़ बल्लेबाज हैं आरसीबी की तरफ से वो है विराट कोहली और दूसरे हैं फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का स्ट्राइक रेट कुल मिलाकर है 168। बाउंड्रीज यानी कितने बॉलों के सामने उनका जो रन बनते हैं उसमें 30% जो है वो बाउंड्रीज में आते हैं। पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट है 175। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ 211। अनिल जी, अब इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि फिल सॉल्ट स्पिन के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, 211 का स्ट्राइक रेट है। क्या आपको लगता है कि आज एसआरएच जो पहले से ही जिसका स्पिन अटैक कमजोर है उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं फिल सॉल्ट? फिल सॉल्ट का जो कंट्रीब्यूशन है आरसीबी के लिए वो आउटस्टैंडिंग है, और विराट वो जब शुरू करते हैं तो वो पेस बहुत अच्छा रखते हैं, तो विराट को भी उससे आसानी रहती है। और फिल सॉल्ट जितना ज़्यादा लंबा खेलेंगे, स्पिन को भी वो अच्छा खेल रहे हैं। तो फिल सॉल्ट तो की प्लेयर हैं आरसीबी के हर तरह की बॉलिंग के खिलाफ, और शुरू में भी वो थोड़ा लंबा खेलें तो और भी अच्छा होगा, और जो स्टार्ट वो देते हैं उसका तो आरसीबी को बहुत एडवांटेज है। राहुल साहब, जरा हम दूसरी बार यानी हैदराबाद के बैटर्स की भी आंकड़े बता देते हैं। अगर हम देखें तो कुल स्ट्राइक रेट जो है अभिषेक शर्मा का वो है 10 पारियों में 371 रन, 197 का स्ट्राइक रेट है, औसत उनका है 41.2, और ओवर्स खासतौर पर अगर हम 7 से 16 ओवर्स की बात करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 236 का। स्पिन के खिलाफ जो है वो 265 का स्ट्राइक रेट जो है उनका है। अब ताऊ सवाल यह है कि अभिषेक शर्मा मिड ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 236 है और स्पिन के खिलाफ 265 है। क्या आरसीबी को उन पर शुरू में ही अटैक कर देना चाहिए ताकि वो उस ओवर तक पहुंच ही ना पाए, या स्पिनर्स को थोड़ा रोक कर लाना बेहतर होगा, क्योंकि स्पिनर्स को स्पिन अटैक को तो चकनाचूर कर रहे हैं अभिषेक? नहीं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्पिनर्स के सामने 7 से 16 ओवर में अभिषेक शर्मा डोमिनेटिंग ज़्यादा रहते हैं, मगर आप ये बात भूल रहे हैं कि वो पावर प्ले में भी अच्छी डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को खास करके, और स्पिनर्स के सामने तो अपना फुट ज़्यादा
फील्ड ज़्यादा अच्छी यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली युवराज सिंह के चेले हैं तो पता है उनको कैसे खेलना चाहिए, बट देन एक एडवांटेज है सर आरसीबी के पास, सूर्यश शर्मा दिखते हैं लेग स्पिनर मगर, और डालते हैं लेग स्पिनर की तरह, मगर उनके हाथ से निकलती गुगली तो वो ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेव क्रिकेट तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस वक्त कुछ नहीं है हासिल करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आरसीबी के पास ज़्यादा लॉस है, तो अभिषेक शर्मा को वरी करे या नहीं करे स्पिनर्स को, आपको बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अभिषेक शर्मा को निकालना पड़ेगा, या तो शुरुआत में या तो मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में अगर आप होल्ड बैक करेंगे तो यानी डिफेंसिव माइंडसेट होगा, तो आपको अटैक करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा जो मोमेंट मिले विकेट निकाले, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे वो स्पिनर्स के सामने। और मुझे लगता है कि सूर्यश शर्मा एक ऐसे बॉलर है, एक ऐसे स्पिनर है जो अभिषेक शर्मा को अटैकिंग क्रिकेट के लिए वो डिसमिस कर सकते हैं जल्दी। तो वाई टू होल्ड बैक, यू कैन ट्राई। देखिए आप ऐसा भी नहीं कि स्पिनर्स को और कितना होल्ड बैक करेंगे, 7 से 16 ओवर कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा स्पिनर्स को। तो मुझे लगता है प्लान वही एग्जीक्यूट करने का जो आपको पता है सक्सेसफुल हो। उसके अलावा यू कैन, दिस इज T20 फॉर्मेट, ये T20 फॉर्मेट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या पता कहाँ रिदम टूट जाए, मोमेंटम टूट जाए अगर अभिषेक शर्मा को अच्छा स्टार्ट मिल गया। सूर्यश शर्मा एक जो है उनको होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि दे ओवर, फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज अगर सेटल हो गया तो ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वो जब गुगली निकालते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स के लिए अवे जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक लेफ्ट हैंडर को उनके सामने शॉट खेलना। तो ये अच्छा प्लॉय रहेगा रादर देन होल्डिंग बैक स्पिनर्स डिफेंसिव माइंडसेट के साथ। अनिल जी, अगर हम टिम डेविड की बात करें, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कुल मिलाकर है 193 का, डेथ ओवर्स में 219 का, तेज गेंदबाजी के खिलाफ 210 और बाउंड्रीज जो वो बनाते हैं वो है 31%। ऐसे में जो डेथ ओवर्स में है सबसे खतरनाक 219 का स्ट्राइक रेट। एसआरएच की डेथ बॉलिंग तो वैसे ही आपको पता ही है पूरी तरह से फ्लॉप रही है सीजन में। क्या डेविड आज के मुकाबले में आरसीबी के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? टीम डेविड बहुत इंप्रेसिव खेल रहे हैं, खासकर बाद के ओवर्स में, जब स्लो ओवर्स में वो जो रन रेट को पूरा चेंज कर देते हैं और हर तरह की बॉलिंग वो अच्छा खेलते हैं, स्पिन भी बढ़िया खेलते हैं और 200 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट जाता है जब वो शुरू हो जाते हैं। तो और बहुत की प्लेयर हैं वो आरसीबी के लिए। इस मैच में बहुत फ़र्क डालेंगे वो, क्योंकि वो जो स्लो ओवर में जो करते हैं उसका जो इम्पैक्ट आता है ओवरऑल मैच में वो बहुत ही फ़ायदेमंद है आरसीबी के लिए। एसआरएच को ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम डेविड को कैसे कम से कम में आउट किया जा सके या रोका जा सके, क्योंकि वो पूरा गेम ही पूरा बदल देते हैं। अच्छा दाऊस, लेकिन एक तो हमने बात की कि कौन से बैटर जो स्पिन के खिलाफ ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी के बैटर जैसे पडिक्कल है और कुणाल जो है वो स्पिन के खिलाफ बहुत ही जूझते नजर आते हैं। क्या हैदराबाद अपने स्पिनर्स के कमजोर रिकॉर्ड के बावजूद आज स्पिन से आक्रमण कर सकती है इन दोनों के खिलाफ? नहीं, उसके पहले एसआरएच के पास अच्छे स्पिनर्स होना चाहिए इनको ट्रबल करने के लिए। देखिए देवदत्त पडिक्कल तो इंजरी की वजह से शायद ये मैच नहीं खेलेंगे, कुछ ज़्यादा वरी नहीं, उनकी जगह मयंक अग्रवाल आएंगे। कृणाल पांड्या ही कितना खेल लेंगे, वो तो नीचे बैटिंग में आते हैं। टिम डेविड आपका रोमारियो शेफर्ड बड़े शॉट्स खेलते हैं, तो स्पिनर्स होना तो चाहिए जो इम्पैक्ट करे सनराइजर्स हैदराबाद के पास। अनफॉर्चुनेटली एंड वन ऑफ द रीजंस, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका फेलियर का रीज़न है कि आपके पास एक बैलेंस्ड बॉलिंग लाइनअप नहीं है। फास्ट बॉलर्स डिसेंट है, नाम वाले फास्ट बॉलर्स हैं, आईपीएल में प्रूव करने वाले फास्ट बॉलर्स हैं, मगर स्पिनर्स आपके पास वैसे नहीं दिखे। और ऑक्शन में आपने गलतियां की है कि भाई आपने वो स्पिनर्स पिक नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ खास एडवांटेज रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद के पास। मुश्किल में है और नथिंग टू लूज मैच है, तो शायद दे कैन गो ऑल आउट, ट्राई कर सकते हैं नया कॉम्बिनेशन। बट कृणाल पांड्या या देवदत्त पडिक्कल में कहीं से दूर दूर तक नहीं देख रहा, क्योंकि टिम डेविड भी है, रोमारियो शेफर्ड भी है, जीना हराम कर देंगे। हाँ, एक है कि मतलब देवदत्त पडिक्कल जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो वो नहीं रहेंगे, उनकी जगह मयंक अग्रवाल आएंगे। तो थोड़ा डाउन हो गया आरसीबी कहीं ना कहीं, बट ये मोमेंट डाउन होने का नहीं है। जब आप इतना डोमिनेट करते चले आए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये कुछ भी हो जाए नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो रहेंगे, मगर आप उसको ओवरकम करना है, चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और कोशिश करना है जीतना है, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज सनराइजर्स हैदराबाद एंड यू हैव एवरीथिंग टू गेन। टॉप टू स्लॉट देखना है तो आपको एक पॉजिटिव बोल्ड क्रिकेट खेलना पड़ेगा आरसीबी को, स्पिनर्स हो या ना हो, फास्ट बॉलर्स हो या ना हो। उस बात जयदेव उदानकर की करते हैं, इस सीजन में काफी सबसे किफायती गेंदबाजों में से वो एक है। उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 6.95 है। क्या वो आज आरसीबी के आक्रामक बल्लेबाजी पर लगाम कस सकते हैं? नहीं, एग्जैक्टली जयदेव उनाडकर डेफिनेटली लेफ्ट आर्म पेसर है, एक एडवांटेज लेके आते हैं। दूसरा वेरिएशन भी
अच्छी एग्जीक्यूट करते हैं, बट विश यू हैड हैव बीन मोर सक्सेसफुल एज एन इंडियन बॉलर। समबडी, एक सीजन मुझे याद है कि वो बड़ा ही अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस दिए थे, मगर उसके बाद वो फिजल आउट हो गए, इतना कुछ खास नहीं दिए। वैसे ही हर्षल पटेल की अच्छी बात है कि वो अभी तक विकेट्स में है, 14-15 विकेट्स निकाल चुके हैं। जयदेव उनादकट का वैसा नहीं, बट इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है जयदेव उनादकट को। बट यार सामने विराट कोहली भी है, सामने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी हैं, तो उनको रोकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और जयदेव उनादकट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए अभी व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, व्हाट यू हैव टू गेन व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। देखिए आपको अपना रेपुटेशन बचाना है, साथ साथ कंसिस्टेंसी दिखानी है, दूसरा रिस्पेक्ट गेन करना है, और ये अच्छा मौका है जयदेव उनादकट के लिए। और दूसरा देखिए क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होता हाईएस्ट लेवल पे, तो आपको हर मैच में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर करना पड़ेगा। और हाँ, जयदेव उनादकट अगर अच्छी गेंदबाजी करे, आरसीबी के एक बड़े स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने चोक कर दे उनको, तो अलग ही परसेप्शन, अलग ही नज़र आएगा, क्योंकि एक बड़ा मैच है आरसीबी के लिए। और अगर ये प्रेशर मैच में आरसीबी को उन्होंने चोक कर दी अपनी टाइट गेंदबाजी से, वेरिएशन से, तो एक रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी उनके लिए इंडियन क्रिकेट में। अच्छा, ये तो हमने उदाहरण की बात की है अनिल जी, लेकिन अगर हम एसआरएच की डेथ बॉलिंग की बात करें तो वो सबसे खराब में से एक है। डेथ ओवर में शमी खास तौर पर 27 रन प्रति ओवर लुटा रहे हैं। सिमरनजीत का इकोनॉमी रेट भी 14.67 है। ऐसे में क्या टीम डेविड जैसे फिनिशर्स आरसीबी के लिए बहुत ही स्मूथली मैच को निकाल सकते हैं अगर यही हालत रही और यही लोग बॉलिंग करेंगे तो? मोहम्मद शमी डेथ ओवर्स में बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं और सिमरनजीत भी। तो ये एक एरिया जहाँ पे एसआरएच को काम करना पड़ेगा, जहाँ पे क्योंकि आरसीबी के पास बाद में मारने वाले प्लेयर हैं, खासकर टीम डेविड बहुत भयंकर बैटिंग करते हैं, बहुत तेज खेलते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हर्षद पटेल अच्छी बॉल डालें, हर्षल पटेल डाल सकते हैं बाद के ओवर्स में, या यही बॉलर थोड़ा पेस का वेरिएशन करें, यॉर्कर्स पे काम करें, क्योंकि टिम डेविड एक बार शुरू होते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल है। तो डेथ ओवर्स में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शमी और सिमरनजीत उतना इफेक्टिव अभी तक नहीं रहे हैं। बट शमी का क्या है कि शमी रिदम में हो तो वो आपको जो उनका नाम है उसके हिसाब से बॉलिंग कर सकते हैं, उन्होंने किया है ऐसे पास्ट में। तो ऐसा भी नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक एरिया जहाँ पे आरसीबी का अगेंस्ट एसआरएच को सोचना होगा कि किस तरह से टीम डेविड या जो भी बाद में स्लोगर उनके आएंगे उनको काबू में रखें, क्योंकि वो एक एरिया है जहाँ पे एसआरएच को काम करना पड़ेगा। और शमी और सिमरन के अलावा भी उन्हें ढूंढ के रखना पड़ेगा कि अगर उतना अच्छा नहीं किया तो किससे कराएं। वो एक एरिया रहेगा एसआरएच के लिए। ताउस, एक और बात है, यहाँ जैकब बेथल का स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो बड़ा शानदार है, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ। क्या आरसीबी को उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजकर कुछ नया ट्राई करना चाहिए? आपको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है रिस्क लेने का? देखिए मैं नहीं देख रहा हूँ जैकब बेथल की जगह बनना ये टीम में राइट नाउ, क्योंकि इस वक्त आपको चार फॉरेनर्स ही खिला सकते हैं। अगर फिल सॉल्ट को खिलाया आपने, या एंगडी को खिलाया हेजलवुड की जगह, या टिम डेविड को खिलाया, तो और रोमारियो शेफर्ड को, तो आप कहाँ खिलाएंगे जैकब बेथल को? तो या तो आपको फिल सॉल्ट को खिलाना है, या तो जैकब बेथल को खिलाना है। और यही मैं देख रहा हूँ, अगर जैकब बेथल को खिलाए तो आपको चांसेस ये है कि आप टॉप ऑर्डर में खिलाएं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड है मिडिल ऑर्डर में, और वही एग्जीक्यूट करेंगे बड़े शॉट्स, वही लेके आएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिल सॉल्ट तो खेलते हुए आ रहे हैं, कुछ खास डिलीवर नहीं किए, बट देखिए अभी टीम इन रजत पाटीदार के पास ऑप्शन है, और दोनों अच्छे ऑप्शन है बाय द वे। फिल सॉल्ट भी अटैकिंग खेलते हैं, जैकब बेथल भी अटैकिंग खेलते हैं, तो आपको एक बोल्ड स्टेप लेके एक बड़ा मूव करना पड़ेगा। जैकब बेथल को अगर आप खिला रहे हैं तो टॉप ऑर्डर में ही खिलाना, क्योंकि उनका अच्छा एवरेज है, रन रेट है इनके सामने, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने, तो वाई नॉट गो फॉर इट। अगर आपको नेट्स में नहीं दिखाई तो फिल सॉल्ट के साथ आप वापस जाएंगे। ऑल दो मतलब हमको पता है इतना डिलीवर नहीं किया उन्होंने जैसा करना चाहिए, बट किस तरह के बल्लेबाज है हम सब जानते हैं। वी नो व्हाट ही कैन डू वंडर्स इफ ही इज इन गुड फॉर्म, राइट स्पेस में है, माइंड स्पेस में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे वो जैकब बेथल खेले या फिल सॉल्ट खेले, जगह तो दोनों की टॉप ऑर्डर में ही बनती है। अनिल जी, प्लेयर्स वाइज भी जैसे हमने बात की, हर प्लेयर का भी हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर हम हैदराबाद की टीम में अभिनव मनोहर की बात करें तो वो खुद को अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं।
अब ना तो वो स्पिन के खिलाफ रन बना रहे, ना स्ट्राइक रेट उनका प्रभावशाली है। क्या एसआरएच को उनके प्लेइंग 11 में रोल पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी है वो अगले साल की तैयारी के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एसआरएच को अपने सिलेक्शन में थोड़ा कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। मनोहर रन नहीं बना रहे हैं और बहुत ही वहाँ पे उनको कोई एक प्लेयर, मैं तो कहता हूँ सचिन बेबी को ट्राई करें, क्यों नहीं। पुराने प्लेयर हैं और खिला सकते हैं उनको, क्योंकि उनको बहुत आइडिया है गेम का। बहुत इस बार बहुत अच्छा खेले वो केरला के लिए डोमेस्टिक में। और मैं तो कहता हूँ कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो क्योंकि पूरे साल क्रिकेट खेले हैं और इन्हीं पिचेस पे खेलते हैं, और उनका कोशिश भी रहती है कि वो प्रूव करें। और सचिन बेबी तो काफ़ी सीजन्ड प्लेयर हैं, पहले आरसीबी में भी होते थे एक टाइम पहले, बहुत पहले। मेरे ख्याल तो मनोहर की जगह आपको कोई रिप्लेसमेंट देखना चाहिए, सचिन बेबी हो या कोई और भी हो, तो वहाँ पे देखें, क्योंकि मनोहर उतना इम्प्रेसिव नहीं है रन्स के मामले में। तो चलिए आज के मुकाबले में क्या होगा ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा। हालांकि जिस तरह से लखनऊ ने परफॉर्म किया है गुजरात के खिलाफ और उसे हराया है, उसे ऐसा लगता है कि जो टीमें प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं वो भी अभी किसी का गेम तो खराब कर ही सकती है। यानी आईपीएल में पिक्चर अभी बाकी है और आरसीबी के लिए भी थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि वो यही चाहेगी कि वो टॉप 2 में बरकरार रहे, ताकि आगे का जो रास्ता हो उसका वो आसान हो जाए। लेकिन क्या हैदराबाद ऐसा करने देगी, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़ते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।